नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको लेके जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर और वहाँ के जो ब्रह्मगिरी पर्वत है, जहाँ पर गोदावरी नदी का उगम स्थान है, वहाँ पर हम लेके जा रहे हैं। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं ब्रह्मगिरी पर्वत आपको दिखाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, हम कितनी मेहनत करते हैं आपको कंटेंट देने के लिए। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। सपोर्ट के बिना कोई यूट्यूब चैनल सक्सेस नहीं होता है दोस्तों। तो आ चुके हैं हम त्र्यंबकेश्वर में। यहाँ पे हमें पर्ची काटनी पड़ी है पार्किंग के लिए, ये है 50 रुपीज़। तो चलिए चलते हैं हम त्र्यंबकेश्वर। ये रूट थोड़ा सा लंबा है पर जाना तो पड़ेगा, क्योंकि पार्किंग के लिए यही एक सुविधा है जो यहाँ पे उपलब्ध है। पार्किंग में थोड़ी सी कंजेस्टेड है पर फिर भी रखना पड़ेगा यहीं पे। चलो ढूंढते हैं कहाँ पे रख सकते हैं गाड़ी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमने गाड़ी अभी पार्क कर लिया है। अभी हम जा रहे हैं ब्रह्मगिरी। तो यहाँ पे ये लोकल वेंडर्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये अच्छे यहाँ पे बहुत अलग अलग सामान आपको मिलेगा, लकड़ी का सामान है, सब है। तो सबसे पहले हम जाएंगे त्र्यंबकेश्वर के मंदिर और उसके बाद हम जाएंगे कुशाव्रत, जो यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण तालाब है। इस तालाब में माना जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें पड़ी थी और इसी वजह से जो सिंहस्थ कुंभ मेला यहाँ पे होता है, तो उस वक्त इस कुशाव्रत में स्नान करना एकदम भाग्य की बात मानी जाती है। तो जितने भी लोग यहाँ पे कुंभ मेले के लिए नासिक में आते हैं, तो वो कुशाव्रत में भी स्नान करने के लिए ज़रूर आते हैं। जब तक वो रामकुंड और कुशाव्रत दोनों में स्नान नहीं करते, तब तक ये उनकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। तो चलिए जाते हैं कुशाव्रत के यहाँ पे भी। उससे पहले देखते हैं कि ये गोदावरी मंदिर यहाँ पे बनाया हुआ है। कल भी हमने आपको हमारी वीडियो में दिखाया था, वो था नासिक का गोदावरी मंदिर और ये यहाँ का है त्र्यंबकेश्वर का गोदावरी मंदिर। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं जैसे गंगा जल है ये, यानी हम हमारे यहाँ पे गोदावरी को ही गंगा मानते हैं। दक्षिण मूल गंगा करके यहाँ पे ये गंगा जल बिक रहा है। तो आप परचेस कर सकते हैं घर में। जिन जिन कार्यों के लिए गंगा जल यूज़ होता है, उन सब कार्यों के लिए ये जल भी यूज़ होता है, क्योंकि ये एक ही नदी मानी जाती है जो भगवान शिव के जटाओं से निकली हुई गंगा ही है ये। पर सिर्फ क्योंकि गोदावरी का जन्म या उगम जो हुआ था वो गौ के हत्या के पाप को दूर करने के लिए हुआ था, इसलिए इसका नाम गोदावरी पड़ा है। बाकी है तो ये भी गंगा ही। तो यहाँ हमने भी थोड़ी सी पूजा अर्चना कर ली है। गोदावरी का पानी हमने भी सर से थोड़ा सा लगा लिया है और आपको दिखाते हैं कितना खूबसूरत है ये कुशाव्रत। यहाँ पे पूरी भीड़ से ये पूरा भरा हुआ रहता है। जब हमारे यहाँ पे कुंभ मेला था 2015 में, तब मुझे याद है मैं अपनी नानी को लेके आई थी यहाँ पर। उस वक्त हमें गाड़ी पार्क करना पड़ा था 26 किलोमीटर दूर और उतना हमको चल के आना पड़ा था। उस वक्त का प्लानिंग ही उस प्रकार था कि लोगों का जो मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट, वो उन लोगों ने उस वक्त वैसे ही किया था। क्योंकि ये देख रहे हैं आप, बहुत छोटी सी जगह है और उसमें इतने हज़ारों लोगों को, श्रद्धालुओं को मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो उस वक्त हमें बहुत ही यानी देर रुकना पड़ा था। सुबह 5 बजे से हम निकले थे घर से और शाम को 11:30 बजे हमारे कुशाव्रत के दर्शन हुए थे। तो और वो क्या हुआ था कि आखिरी दिन था कुंभ मेले का या स्नान का, जो सिंहस्थ स्नान होता है इसका, इस वजह से हमें थोड़ी दिक्कत भी आई थी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि 2026 के कुंभ मेले में त्र्यंबकेश्वर और नासिक आए, तो थोड़ा जल्दी ही प्लान करना, क्योंकि जो पहले स्नान होते हैं उसमें इतनी भीड़ नहीं होती है। धीरे धीरे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे भीड़ बढ़ता जाता है। ये है गुप्त गोदावरी का उगम स्थान। तो यहाँ पर भी आपको जो ऊपर से ब्रह्मगिरी से जो नदी निकली है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पर से जो पहाड़ी से होकर आती है नदी, तो यहाँ पे वो जमा होता जाता है सारा पानी, इसलिए इसे गुप्त स्थान भी बताया जाता है गोदावरी का।
तो यहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है ये। अब बहुत सारे मूर्तियाँ अलग अलग देखेंगे, सब तरह के भगवानों की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। और मेन तो क्या है यहाँ पे, भोले बाबा जी मेन है। तो यहाँ पर भी आपको उनका एक शिवलिंग और उनके पूजा का स्थान मिल जाएगा और बहुत ही खूबसूरत है ये पानी। और अभी हम चलते हैं ब्रह्मगिरी की ओर। रास्ते में हमें ये दिखा है सिद्धि विनायक मित्र मंडल का। इन्होंने भी अपने ये जो दीवार पे जो लिखा हुआ है तो उसमें सारी जानकारी दी हुई है कि कौन सी राशि में कब सूर्य होता है और उस तरह से कब कब कौन सा मुहूर्त के अकॉर्डिंग आपके सिंहस्थ कुंभ मेले के मुहूर्त बनते हैं, जब आप आके यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। इसकी एकदम संक्षिप्त में जानकारी उन्होंने दी हुई है। और आगे चलते हुए हमें ये MTDC का रिसोर्ट मिला है। तो जब अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो उस वक्त आप इस रिसोर्ट में ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ये महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट सेंटर का रिसोर्ट है जो कि ब्रह्मगिरी के एकदम ही पास है। यहाँ से अभी हमें थोड़ा पैदल चल के जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें सीढ़ियाँ मिलेंगी, जिस सीढ़ियों से हम जाएंगे ब्रह्मगिरी के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्मगिरी के लिए जाने के लिए रास्ता है। और यहाँ पे खास बात यह है कि आपको सीढ़ियों पे चढ़ते हुए कई छोटे छोटे ये रेस्टोरेंट बोल सकते हैं या चाय का टपरी जैसा रहता है, वैसे है। छोटे छोटे लोकलाइज लोगों ने बनाए हुए हैं, जो कि आपको पूरे रास्ते में कहीं भी भूख लगती है, पानी की ज़रूरत है, या यहाँ पे मुझे एक नई चीज़ देखने मिली है कि ये लोग ना अपने साथ काठी रखते हैं। काठी मीन्स एक लकड़ी रहती है, तो वो लकड़ी भी ये लोग दे रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि जैसे ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर वहाँ पे बहुत घना जंगल है और उस जंगल में अलग अलग जानवर भी कभी कभी निकल आते हैं। तो उन जानवरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए ये लकड़ी दी जा रही है। 20 रुपये इसका उन्होंने कॉस्ट रखा हुआ है। पर अगर आप लकड़ी आते वक्त वापस देना चाहते हो तो ये 10 रुपये में आपको लकड़ी देते हैं और आते वक्त आपने ये लकड़ी उन्हें वापस दे देनी है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन मॉडल यहाँ पर भी वर्क कर रहा है। तो इंडिया में हर जगह आपको एंटरप्रेन्योर दिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है कि 3600 मीटर ऊंचा है ये ब्रह्मगिरी पर्वत। तो मैं समझिए कि ये सीढ़ियाँ है, लगभग 1500 से 1600 सीढ़ियाँ है जो अभी हमें चलकर ऊपर जानी है। पर चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ पे सब लोगों ने बीच बीच में घर बांधे हुए हैं अपने, और वहाँ पर ये चाय नाश्ता और बाकी जैसे नींबू पानी है वो सब भी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। पर यहाँ का सिर्फ एक ही बात है कि आप अर्ली मॉर्निंग निकलिए। अर्ली मॉर्निंग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप जल्दी जाएंगे तो जल्दी वापस भी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक सूचना देखने मिली है कि 4 से 6 बजे के बाद में आपने यहाँ पर ट्रैवल करना योग्य नहीं है, ट्रैक करना योग्य नहीं है, क्योंकि उस वक्त समय होता है प्राणियों का, वन्य प्राणियों का, कि वो आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि वो उनका हमेशा का रूटीन टाइम है। तो उस टाइम को आप अवॉइड करें। रात के वक्त यहाँ पे ट्रैक बिल्कुल ना करें, वो सेफ नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बिबट्या, यानी कि ये सब लेपर्ड जैसे है। तो लेपर्ड आता है यहाँ पे, फॉक्स आता है यहाँ पे, हाइना मिलेगा यहाँ पे, और अलग अलग जीव है जैसे मोर भी रहते हैं, बंदर भी रहते हैं। तो इन सब लोगों से या इन जानवरों से आपका बचाव करने के लिए इन्होंने एक वन्य फॉरेस्ट खाते में जो एक लिखा हुआ है नोट कि आप यहाँ पे शाम को 4 बजे से पहले ही आके अपना दर्शन लेके और चले जाया कीजिए, क्योंकि इस ट्रैक को चढ़ने के लिए आपको लगता है लगभग 2.5 से 3 घंटा, पर उतरने के वक्त आपको आधे से पौने घंटे में आप उतर जाते हैं, क्योंकि उतरते वक्त हमारी स्पीड थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। इसलिए चढ़ने के लिए आपको यानी 3-3.5 घंटे आप इस ट्रैक के पकड़ के चलिए। उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रिप प्लान कीजिए कि 4 बजे से पहले आपकी ट्रैक ख़त्म हो जाए। और देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से ऊपर से आप देख सकते हैं ये नेचर की खूबसूरती है। और अगर आप बारिश के सीज़न में आएंगे तो आपको यहाँ पे
ये बंदर तो है ही, पर साथ में आपको बारिश के ये जो झरने रहते हैं वो भी यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे देखिए ब्रह्मदेव का मंदिर है, छोटा सा बनाया हुआ। रास्ते में आपको ऐसे छोटे छोटे कई मंदिर लगेंगे। अभी हम ट्रैक खत्म करने के अंत में हैं, तो यहाँ पे अभी ये गौतम ऋषि का है, गुफा है। यहाँ पे माना जाता है कि गौतम और गौतमी ऋषि दोनों का घर यहीं पे था, उनकी कुटिया यहीं पे थी, यहीं पे उनका वास था। और वो जब उन्होंने शिव जी के लिए अपनी तपस्या की थी, गौ हत्या के पाप को दूर करने के लिए, उस वक्त उन्होंने यहीं पे आके तपस्या की थी। इसलिए उनकी कुटिया आज भी हमें देखने यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे अभी हम अंदर जा रहे हैं ऊपर मेन मंदिर की तरफ। देखिए यहाँ पर भी आपको बंदर देखने मिलेंगे। इन बंदरों से बचाव करने के लिए ही उन्होंने काठी रखी हुई है। यह हनुमान जी का मंदिर, और ये ऊपर से नज़ारा व्यू देखिए कितना अच्छा आ रहा है व्यू। ये नासिक में हमेशा आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा क्योंकि ये यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, तो उस वजह से यहाँ पे आपको हरिहर पहाड़ भी दिखाई देगा, जो कि एक और एक प्रसिद्ध ट्रैक है नासिक की। ये ब्रह्मगिरी का मंदिर है, मुख्य दर्शन लिखा हुआ है, देखिए ब्रह्मगिरी मुख्य दर्शन। ये मूल गंगा गोदावरी उगम स्थान। यहाँ पे देखिए ये गाय के मुख से गंगा का उगम हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है गोदावरी। ये गोदावरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की हुई है यहाँ पर। गंगा गोदावरी मंदिर इसका नाम है। यहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने ये तालाब जैसे दिखाई दे रहा है, जो सारा पानी यहाँ पे संचय होता है और फिर नीचे जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये, यहाँ पे फिर से शिवलिंग है एक और एक। तो भोले बाबा आपको हर जगह मिलेंगे। त्र्यंबकेश्वर के कण कण में भोले बाबा हैं। और आपको एक बात शायद मैंने आपको बताई नहीं है कि त्र्यंबकेश्वर का ये जो ज्योतिर्लिंग है, ये दुनिया का पहला ज्योतिर्लिंग है। इसके बाद बाकी की जो 11 ज्योतिर्लिंग है वो इसके बाद बने थे। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग यही है। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है कि उस वक्त भगवान खुद यहाँ पे प्रकट हुए थे। तो जहाँ जहाँ भगवान प्रकट हुए थे वहाँ वहाँ ये 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। कारण चाहे जो भी रहा हो, पर हमारे यहाँ पे जब नासिक में भगवान प्रकट हुए थे तो उसका कारण यही गोदावरी नदी का उगम और गौतम ऋषि के तप से यहाँ पे भगवान जी का प्रकट हुए थे। भगवान जी के साथ में उनकी पत्नी पार्वती जी का भी वो दोनों साथ में ही प्रकट हुए थे। तो इन दोनों के मंदिर आपको यहाँ पे मिलेंगे। पर इस ज्योतिर्लिंग में सबसे मुख्य बात है कि त्र्यंबक का मतलब क्या है, कि त्र्यंबक यानी 3 अम्बक, 3 लिंग है। ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के लिंग आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो ये भारत का या विश्व का एकमेव मंदिर है जहाँ पे 3 लिंग आपको देखने मिलेंगे। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग ब्रह्मगिरी होकर आए हैं। काफ़ी अच्छा था वहाँ पर, और एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है। आप एक बार ज़रूर आइए, देखिए वहाँ पर कैसा है। और यहाँ पर अगर आपको निकलना है तो अर्ली मॉर्निंग आपको, यानी 7:30 या फिर 6 बजे आप जल्दी निकलिए, 6, 6:30 या फिर 7 बजे निकलिए, तो फिर आपके दर्शन अच्छे से हो सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3:30 बजे के बाद से यहाँ पे जो जंगली जानवर है वो बाहर आना शुरू होते हैं। अगर कुछ आपको होता है तो वो आपकी ओन रिस्क है। तो गाइस बी सेफ, और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन लिखे होते हैं वो अच्छे से पढ़िए, और सेफ्टी फर्स्ट। थैंक यू गाइस। तो चलिए अभी चलते चलते देखते हैं और हमें क्या क्या मिलता है यहाँ पे। जैसे शॉपिंग के लिए यहाँ पे बहुत खूबसूरत आपको लकड़ी की सामान मिलेगा, और अलग अलग आयुर्वेदिक चीज़ें भी आपको मिलेंगी। ये सामने आप देख पा रहे हैं कि मठ है। ये जो मठ बनाया गया था 2015 में, जो भी भावार्थी जो लोग आए थे, भाविक आए थे कुंभ मेले के लिए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रहने की सुविधा की गई थी, इसलिए ये बनाया हुआ मठ है। तो ऐसे आपको कई मठ मिलेंगे। जैसे गजानन स्वामी जी का भी मठ है, तो वहाँ पर तो इतना खूबसूरत मठ है कि वहाँ पे आपको यकीन नहीं होगा
कि वो मठ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए देते हैं और खाना पीना सब बहुत बढ़िया होता है। पर उसका यह है कि जब आप आए उस वक्त वो वहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी नहीं आएगी, उसके लिए आपको यहाँ पे आकर ही बुकिंग करना पड़ेगा। ये आप मैप देख पा रहे हैं, इस मैप में आप देखेंगे क्या क्या है इस पहाड़ के ऊपर, वो सब यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो उस अकॉर्डिंग आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। ये जैसे नोटिफिकेशन की बात हमारे पति बता रहे थे, तो यहाँ पे लिखा गया है, मराठी में लिखा है कि दोपहर 4 से 6 बजे तक आप यहाँ पे आना अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो जान का खतरा भी हो सकता है। तो ये हमारी वापसी की जर्नी। और यहाँ पे ये जो मठ बनाया है, यहाँ पे शिवलिंग के आकार में भी एक मंदिर बनाया हुआ है जहाँ पे आप ध्यान भी कर सकते हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं, सीनरी कितना सुंदर है यहाँ पे। जैसे अभी शाम होने वाली है तो आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग। ये स्कूल बस के बच्चे आए हुए हैं, थोड़े गुजरात से आए हुए हैं ये लोग। इनकी आज ट्रिप है तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ी भीड़ दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे आपको कई तरह के अलग अलग अखाड़े देखने मिलेंगे, जिन अखाड़ों में ऋषि मुनि लोग आके ठहरते हैं। अभी हम थोड़ी सी शॉपिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे लकड़ी का सामान, बच्चों के खिलौने और बहुत ही उम्दा चीज़ें देखने मिलेंगी। और रेट भी जैसे वाजिबी ही रहता है। यहाँ पे पूजा का सामान भी आप खरीद सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे शॉपिंग का भी एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। ये सामने आपको दिख रहा है, ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, उसका कलश दिखाई दे रहा है, त्रिशूल लगाया हुआ है, देखिए दिखाई दे रहा है। हाँ, और यहाँ पे कई रेस्टोरेंट भी है, तो आप चाहे तो यहाँ पे वेज आप भोजन, हमेशा वेज ही यहाँ पे भोजन मिलता है, तो आप वेज खाना खा सकते हैं। तो खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कितने प्यारे शिव जी के छोटे छोटे डमरू लगाए हुए हैं। और घर में भी साज सजावट का सब सामान यहाँ पे उपलब्ध है। सब यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल रेट में है। यहाँ पे भगवान जी की तस्वीरें या प्रतिमा आपको ले जानी हो तो वो भी आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये है 12 ज्योतिर्लिंगों के कहानी जो बताता हुआ ये फोटो, तो ये भी आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है, महाराष्ट्र में आपको 3 ज्योतिर्लिंग दिखने मिलेंगे। भीमाशंकर का एक ज्योतिर्लिंग है, कृष्णेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, और हमारा त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग। ब्रह्मगिरी पर्वत देखकर अभी हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। हमारी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। और हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा। और ध्यान रखिए आपका, और ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि ब्रह्मगिरी अगर आप कभी आते हो तो सुबह में जल्दी निकलिए, ताकि आप 2 या 3 बजे से पहले आप नीचे आ जाए, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 सवा 3 के बाद वहाँ पर जंगली जानवर आते हैं, और अगर कुछ आपको होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो बोलते प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन केयर, कि कुछ होने से पहले अच्छा है कि हम अपनी खुद की केयर खुद ही कर लें। ओके, तो जब भी आप महाराष्ट्र में आए तो ये तीनों ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना ज़रूरी है। आप आइए, देखिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत तक ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है प्रयाग तीर्थ क्षेत्र। यहाँ पर जो पंचायती अखाड़ा है उन्होंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर भी लोग आते हैं। और सिंहस्थ कुंभ मेले के वक्त यहाँ पर भी लोग स्नान करते हैं। ये भी गोदावरी का ही तालाब है, गोदावरी नदी के पानी से ही बना हुआ तालाब है। तो यहाँ पर भी आपको भीड़ देखने मिलेगी ज़रूर। तो ठीक है।